नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट और उसकी कुछ न्यूज़ के बारे में चर्चा करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है दीपक नाइट्रेट। देखिए दीपक नाइट्रेट आप सभी जानते हैं, एक केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और केमिकल सेक्टर में लास्ट 2 ईयर से जिस तरीके से केमिकल सेक्टर का डिमांड कम हुआ है, उस सिचुएशन के बाद भी दीपक नाइट्रेट ने कभी भी हाल नहीं छोड़ा। हाँ, पिछले जो सालों में कंपनी का जो डेटा था उसमें एक चीज मुझे देखने को मिला, कंपनी का कर्जा जो बोरिंग्स कंपनी कोविड के टाइम में बहुत ज्यादा लिया था, उसके बाद धीरे धीरे करके बोरिंग्स को मिटाकर 73 करोड़ तक लेके आए थे। मगर कंपनी ने इस बार भी कुछ कर्जा यहाँ पे उठाया। तो आपको देखकर लग रहा होगा कि कर्जा उठा गया तो बहुत बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट होगा। बिल्कुल नहीं। कंपनी का जो कर्जा है इसका अगर डेप्थ ऑफ इक्विटी परसेंटेज वाइज कर्जा देखे तो 0.06 है, ना के बराबर है। मतलब कंपनी के जो कर्जा है वो इजीली पेमेंट कर सकते हैं। तो कैसे पेमेंट करेंगे? अगर कल ही बोला जाए कि इस कर्जे को मुझे मिटा देना है तो कैसे मिटाएंगे? तो देखिए कंपनी के हाथ में कितना कैश है, 465 करोड़ के आसपास। मतलब कम कंपनी के जो कर्जा है उससे दुगना ज्यादा हाथ में कैश है। इस कैश से ही वो इजीली खुद के कर्जे को मिटा सकते हैं। और कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल हुआ, देखिए इस बार 1200 करीबन 1300 करोड़ के आसपास कंपनी का ट्रेड रिसीव हुआ। मतलब एक अच्छा खासा कंपनी का प्रोजेक्ट भी मिला। इस प्रोजेक्ट के चलते कंपनी में आगे बढ़ने का एक सिचुएशन भी देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के जो अभी जो करंट लेवल है, करंट जो फिगर आउट है वो बहुत शानदार हो रहा है। क्योंकि कंपनी खराब टाइम में भी देखिए 1900 करोड़ से 2100 करोड़ तक कंपनी के सेल्स को इंक्रीज किया। 1600 करोड़ से कंपनी 1800 करोड़ एक्सपेंस किया और उसके बाद देखिए नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ, 234 करोड़ से 254 करोड़। मतलब जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कंपनी का रिजल्ट बहुत शानदार आएगा, तो उतना नहीं आया। फिर भी कंपनी प्रॉफिटेबल में है और पॉजिटिव रिजल्ट क्या है, यही सबसे काफ़ी, मतलब यही बात सबसे ज़्यादा काफ़ी है। कंपनी को बूस्ट करने के लिए यही सबसे बड़ी बात है। तो कंपनी के ऊपर सबसे मुझे पसंदीदा जो डेटा आपको देखने को मिलता है वो है इन्वेस्टर। अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास होल्डिंग जो है 49% के आसपास है। मतलब अच्छा खासा प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है। और म्यूचुअल फंड ने देखिए 5.85% का होल्डिंग था, वो बढ़ के आज 9% हो चुके हैं। और एफ के पास 8.76% का होल्डिंग था, वो घट के 6.72% के आसपास है। तो बेसिकली अच्छा खासा एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिला है, अच्छा खासा एक सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले, जिसके चलते मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। और मैंने जिस तरीके से ट्रेड लिया और उस ट्रेड के बेसिस में मुझे टारगेट कब मिलेगा वो तो मुझे पता नहीं, मगर मैं ट्रेड को जरूर कंटिन्यू करूंगा। क्योंकि यहाँ पे एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बटन क्रिएट हुआ और फाइनली क्या हुआ, इस लेवल में ब्रेकआउट हुआ। देखिए ब्रेकआउट किस तरीके से होता है आपको उस चीज़ों को समझना पड़ेगा। मैं तो थोड़ा सा सारे लाइन को डिलीट कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी होगा। मैं प्रीवियस लाइन को भी डिलीट कर देता हूँ। देखिए बहुत सारे लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा आपको समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फाइनली देखिए जब जो रेंज बना था, जो कप विद हैंडल का रेंज बना था, उस रेंज के लेवल के ऊपर देखिए एक ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट किया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल कन्फर्मेशन किया। तो जब भी इस तरीके से ग्रीन कैंडल कन्फर्मेशन करता है तो उसके बाद जब रिटेस्ट करे तब मैं एंट्री लेता हूँ। तो इस जगह पे मैंने एंट्री लिया और एंट्री लेने के बाद एक वीक फॉल हो गया। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे कमेंट आना स्टार्ट हो गया, तो आप तो सर फंस गए, अभी तो आपका लॉसेस होगा, इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स आया था। देखिए मैं किसी के बात से मैं काम नहीं करता हूँ, मेरे खुद के इतने सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस में काम करता हूँ। मैं इस फील्ड में 8 साल से भी ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो बनता है। तो उस बेसिस में मुझे पता था कि इस कंपनी आज नहीं तो कल वो जरूर ऊपर जाएगा। तो फाइनली देखिए कंपनी नीचे आने के बाद किस तरीके से खुद को रीबैक किया और फिर से एक बार रिटेस्ट किया और उसके बाद देखिए फिर से करेक्शन हुआ था और उसके बाद देखिए किस तरीके से वो रीबैक किया है। तो कहने का मतलब है, जो रेंज यहाँ पे बना था, जो रेंज यहाँ पे कंपनी क्रिएट किए थे, उस रेंज को फाइनली ब्रेकआउट किया, मगर ब्रेकआउट कन्फर्मेशन नहीं हुआ, तो इसलिए फिर से वो नीचे आ रहा है। देखिए कुछ भी हो सकता है, यहाँ से नीचे भी आ सकते हैं, यहाँ पे ऊपर भी जा सकते हैं। तो टाइम लगेगा इस टारगेट पाने में मुझे लगता है, क्योंकि केमिकल सेक्टर में लास्ट 2 ईयर से कोई खास ग्रोथ नहीं है, तो यहाँ पे भी टाइम लग सकते हैं। तो मैं किस तरीके से टारगेट लेके चल रहा हूँ, मेरा टारगेट है 2800 रुपीज़ के आसपास, 2805 रुपीज़ के आसपास, जो करीबन परसेंटेज जो देखा जाए तो 23% के आसपास। और ये टारगेट मुझे अगर 1 साल में मिले तो भी मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो बाकी आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है LTTS, लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज। बेसिकली LTTS जो कंपनी है एक स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरीज के आईटी सेक्टर कंपनी था। आज वो लार्ज कैप आईटी सेक्टर से कंपनी के ऊपर पहुंच चुके हैं।
तो बेसिकली 48,500 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और उस बेसिस में कंपनी के क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं 1300 करोड़ से 1500 करोड़ बना, उसके बाद 2100 करोड़ बना, अभी 2300 करोड़ बना। मतलब कंपनी कभी भी खुद को ऐसे हालत में नहीं लेके गए जहाँ पे कंपनी के ऊपर कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हुआ क्योंकि कंपनी का सेल्स आप हर साल देख सकते हैं लगातार बढ़ते चले गए। हाँ, मान लेता हूँ उतना ज़्यादा हाई लेवल में ग्रोथ नहीं हुआ, फिर भी ग्रोथ तो हुआ। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो बेसिकली कंपनी का नेट प्रॉफिट 190 करोड़, 240 करोड़, 323 करोड़ और 329 करोड़। मतलब यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। हाँ, लास्ट मतलब लास्ट 2 ईयर्स में जिस तरीके से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था उससे कंपनी की इस बार प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ। सिर्फ 23 करोड़ से 29 करोड़ बना। ऑलमोस्ट 6 करोड़ ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। इसमें कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कहूँगा, शायद इसीलिए शेयर में एक बिग फॉल देखने को मिला क्योंकि मार्केट एक एस्टिमेट करते हैं कि रिजल्ट हमेशा पिछले क्वार्टर की तुलना से एंड पिछले सालों की तुलना से अच्छा खासा परसेंटेज वाइज देखने को मिलेगा, मगर यहाँ पे हुआ कुछ उल्टा। तो ना के बराबर प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, तो इसके चलते मार्केट एक नेगेटिव सेंटिमेंट इस कंपनी के ऊपर क्रिएट किया और जिसके चलते शेयर में एक वीक फॉल देखने को मिला। आप देख सकते हैं रिजल्ट आने से पहले ही शेयर में गिरावट का माहौल जारी हुआ था और रिजल्ट आने से पहले ही जब गिरावट हुआ था तब मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया था, आपको ये भी बताया था कि कोई भी कंपनी का रिजल्ट रिजल्ट आने से पहले ही शेयर में अगर गिरावट का माहौल जारी हो चुके हैं तो सोचना उसका रिजल्ट खराब आएगा। तो उसका नजरिया आप देख ही सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी के मेरा क्या राय है? देखिए बेसिकली मैं इस कंपनी के ऊपर पहले एक ट्रेड लिया था। उस ट्रेड शानदार तरीके से टारगेट अचीव किया, काफी 100% का टारगेट था, अचीव भी किए इस लेवल तक। और नेक्स्ट एंट्री जो लेने जा रहा हूँ वो इसका लाइफ टाइम हाई से देखा है तो एक बिग यहाँ पे देख सकते हैं क्या बना, एक बिग हेड बना। उसके बाद एक छोटा सा अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट करे उसके बाद ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। देखिए कब ब्रेकआउट करेगा, कब इस तरीके से पैटर्न बनेगा वो तो किसी को पता नहीं। इसके लिए आपको पेशेंस के साथ बने रहना होगा। हाँ, एल एन टी ग्रुप के जो LTTS कंपनी है वे कोई बेकार कंपनी नहीं है, बहुत शानदार कंपनी है। और आईटी सेक्टर में आज हालत खराब है जिसके चलते शेयर में गिरावट हुआ है। जब आईटी सेक्टर में फिर से मतलब सारा चीज ठीक ठाक होता देखने को मिलेगा तब इस कंपनी के ऊपर एक बूस्ट मिलेगा। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर इसीलिए शायद कंटिन्यू कर रहा है क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग लगातार गिरते चले जा रहे हैं और 1.64% का होल्डिंग हो गया था वो आज बढ़ के 2.85% के आसपास हो चुके हैं। और बेसिकली यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से देखा है तो 7.14% के आसपास एफएस के पास होल्डिंग था, वो आज 5.52% का होल्डिंग है। तो बीच में कुछ क्वांटिटी बेचा गया, तो इस तरीके से बेचने का कारण जो यही है कि प्रॉफिट बुकिंग किया गया जिसके चलते शेयर में एक फॉल देखने को मिला है। तो कोई बात नहीं, इस तरीके से तो सारे चीज चलते रहते हैं। और बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आरती ड्रग्स लिमिटेड। तो आरती ड्रग्स ये भी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। तो आरती ड्रग्स केमिकल के ऊपर काम नहीं करता है, कंपनी का और एक बिजनेस है वो है एपीआई का। तो एपीआई का बिजनेस है जिस बिजनेस से कंपनी अच्छा खासा खुद को बूस्ट करता है। अब एपीआई होता क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्ट के ऊपर आपको एक चीज़ों को नोटिस करना होगा, इस तरीके से प्रोडक्ट का डिमांड आज जिस तरह है फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने का चांसेस है। हाँ, केमिकल सेक्टर में ग्रोथ होना थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि बड़े बड़े एनालिसिस का यही कहना है कि 2025 से पहले केमिकल सेक्टर का जो डिमांड है वो नहीं बढ़ेंगे। उसके पीछे रीज़न भी है क्योंकि जो यूरोप कंट्रीज़ को चाइना जो सस्ते दामों में केमिकल को बेच रहा है वो बेचना खत्म हो जाएगा। उसके बाद इंडियन केमिकल प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो बढ़ते चले जाएंगे। कंपनी में कितना ग्रोथ है आपको एक चीज़ों से पता चलेगा। देखिए इस खराब टाइम में भी मतलब जब कंपनी का सेल्स कम है, प्रॉफिट कम है, उस टाइम में भी कंपनी CWIP में अच्छा खासा पैसा लगा है। मतलब कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस इस जगह पे कंपनी 225 करोड़ के आसपास कंपनी यहाँ पे पैसा लगाया। मतलब बेस्ट तरीके से यहाँ पे कंपनी क्या किया, खुद के पैसे को इन्वेस्ट किया। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से सिचुएशन यहाँ पे बना है, वो सिचुएशन के बेसिस में आगे बढ़े हैं। अभी आदर्श एसेट के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना कि ट्रेड रिसीवेबल में कंपनी का 700 करोड़ के आसपास कंपनी के इस बार ट्रेड रिसीव हुआ, मतलब कंपनी को 700 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। तो जिस तरीके से कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं उस बेसिस में कंपनी का आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। रही बात कंपनी के ऊपर जो रिजल्ट है, इस बार कंपनी का रिजल्ट तो खराब आएगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ।
तो सेल्स कम है, एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 56 करोड़ से 47 करोड़ बना, मतलब प्रॉफिट में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिले हैं। अब इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखना। इस कंपनी के ऊपर बहुत पहले से एक क्या बना, शोल्डर बना था, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद मैं इंतजार कर रहा था यहाँ पे छोटा सा शोल्डर पैटर्न क्रिएट करने के बाद ही वो ऊपर जाएगा, मगर हुआ कुछ उल्टा, शोल्डर पैटर्न बना नहीं, एक बिग क्रैश हो गया। और इस क्रैश से ही पता चल रहा है कि केमिकल सेक्टर के जो डिमांड है वो थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं इस डिमांड को फुलफिल करने में। तो बेसिकली एक स्ट्रांगली यहाँ पे सपोर्ट है, इस सपोर्ट को यहाँ पे एक बार रिटेस्ट किया, 2 बार किया और 3 बार रिटेस्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करे तो एक बड़ा सा फॉल देखने को मिल सकता है और 320 रुपीज तक आने का चांसेस भी देखने को मिलेगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एसडीबीएल। तो एसडीबीएल बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है, 2400 करोड़ का कंपनी है। तो इस कंपनी गुड अपडेट शेयर किया, वो है कंपनी का स्प्लिट का 24 में कल के दिन ही कंपनी आपको 2:5 रेशियो का स्प्लिट देने वाला है। 2:5 रेशियो का यहाँ पे कंपनी आपको स्प्लिट देने जा रहा है। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट इस कंपनी आपको देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, सॉरी स्प्लिट पाना चाहते हैं, इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइजर और एनालिसिस नहीं हूँ। अगर आपको काम करना है तो आपको खुद के रिस्क के हिसाब से आपके सेबी रजिस्टर एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।